गुड मॉर्निंग बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। डाइबोरेन की प्रिपरेशन की बात कर ली थी, फिर डाइबोरेन से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात कर ली थी, इनऑर्गेनिक ब्रेंजिन की बात कर ली थी। आगे की तरफ मूव करते हैं आप इससे। और आगे की तरफ मूव करने से पहले बोरॉन की कुछ एसिड्स के साथ रिएक्शन की बात करता हूं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन की बात करता हूं। तो यहाँ पे क्या उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, क्या नहीं होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर एसिड्स के बारे में, तो हमने बताया था कि जो बोरोन का ऑक्साइड होता है, जब बोरोन B2O3 होता है, वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि बोरोन का ऑक्साइड और बोरोन के हाइड्रोक्साइड ही क्या होते, एक पर्पल एसिड होते हैं। लेकिन ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ इनको रिएक्ट किया जाता है, तो ये रिएक्शन करके कौन, ये बोरोन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इनको रिएक्ट किया जाता है, तो ये B2O3 प्रकार का बोरिक एसिड बना था। जैसे ना, और कौन सा फॉर्म, बोरोन का, पता है ना, आर्टिफिशियल फॉर्म। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा क्या, B2O3 प्रकार का क्या बनाएगा, एक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं अगली बात करता हूं किसकी, एल्यूमिनियम और गैलियम की, ये तो नॉर्मल बात होगी। तो एल्यूमिनियम और गैलियम कैसे होते हैं, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की रिएक्शन जब पर्पल एसिड HCl या फिर पर्पल क्षार NaOH के साथ करवाते हैं, तो दोनों के दोनों ही कौन, एल्यूमिनियम और गैलियम कौन सी गैस प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रदान करते। इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे HCl की, तो यहां पे एल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड प्राप्त होगा, और साथ ही साथ कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस क्या होगी यहाँ पे बाहर निकलेगी। और गैलियम की रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो सोडियम में एल्यूमिनेट का निर्माण होता है NaAlO2, और साथ ही साथ यहाँ पर भी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है। तो यहाँ पे याद क्या रखना कि एल्यूमिनियम और गैलियम की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, एम्फो, मतलब उभयधर्मी। इसलिए ये एसिड और बेस दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, से रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये वह रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। आगे ये तो हो गई एसिड और बेस के साथ रिएक्शन। अगर मैं बोरोन फैमिली की रिएक्शन हेलोजन से करवाता हूं, तो ये BH3 प्रकार का हैलाइड बनाता है। देखो एक बार, तो अगर नेक्स्ट हो गया क्या, रिएक्शन विद हैलाइड्स, और हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो ये
BH3 प्रकार का हैलाइड बनाता है। जैसे केंद्रीय धातु है, बोरॉन फैमिली का कोई भी परमाणु केंद्रीय धातु हो सकता है, और इसकी रिएक्शन में हैलोजन से करवाता हूं तो ये एक ट्राई हैलाइड हमें देता है। ये जो ट्राई हैलाइड होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है, कमी रहती है। ये 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। कौन, बोरॉन फैमिली के हैलाइड, जिसके कारण ये लुईस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं, लुईस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। अब यहां पे धातु कौन हो सकती है, बोरॉन हो सकती है, एल्यूमिनियम, गैलियम, कोई भी धातु हो सकती है। और हैलाइड्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलाइड उपस्थित हो सकता है। तो मैं अगर बोरॉन फैमिली की रिएक्शन हैलाइड से करवाता हूं तो एक ट्राई हैलाइड का निर्माण होता है। और ये ट्राई हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या रखता है, कमी रखता है। इसका अष्टक क्या रहता है, अपूर्ण रहता है, जिसके कारण से ये लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। अब बोरॉन की रिएक्शन यहाँ पे हैलोजन परमाणुओं के साथ करवाने पे हमें जो हैलाइड्स प्राप्त होते हैं उनमें लुईस एसिडिक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करता हूं। तो मैं बोरॉन की सबसे पहले क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा तो हमें प्राप्त होगा BF3। ठीक है, बोरॉन की अगर मैं क्लोराइड से रिएक्शन कराऊंगा तो हमें प्राप्त होगा बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन की अगर रिएक्शन में ब्रोमीन से करवाऊंगा तो ब्रोमीन का ट्राइब्रोमाइड, बोरॉन का ट्राइब्रोमाइड। और बोरॉन की रिएक्शन अगर आयोडीन से करवाऊंगा तो क्या बनाएगा, ट्राई आयोडाइड। अब सर इनमें लुईस एसिडिक कैरेक्टर बताइए कि कौन सा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कौन सा लुईस एसिडिक प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अगर हम बात करते हैं बोरॉन, ठीक है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एज ए कंपेरिजन करता हूं अन्य हेलोजन एटम की तुलना में, मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसकी तुलना में, कंपैरिजन टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब अगर बोरॉन का अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2s1 और 2p में कितने होते हैं, 2। ये एक्साइटेड स्टेट में है तो 3 क्लोरीन एटम यहाँ पे बोरॉन के साथ जुड़ चुके हैं। बोरॉन के पास क्या रह गया, एक वैकेंट p ऑर्बिटल रह चुका है। अभी ये वैकेंट p ऑर्बिटल क्या करेगा, मैंने माना ये रहा वैकेंट p ऑर्बिटल, सही है। ये वैकेंट p ऑर्बिटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो बोरॉन के साथ पार्श्व एटम जुड़ रखे हैं, अगर उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होगा, तो वे बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल में आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन सर अगर इनकी लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की बात की जाती है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा BF3 होगा, फिर BCl3 होगा, फिर BBr3 होगा और फिर BI3 होगा। ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो फ्लोरीन होता है
इसकी विद्युत ऋणता अन्य हेलोजन परमाणुओं की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं करेगा। क्लोरीन एज ए कंपेरिजन फ्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। फिर ब्रोमीन इसकी तुलना में, इन दोनों की तुलनाओं में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और आयोडीन वेयर एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है, फैक्टर ध्यान से देखना है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रिलीज कर सकता है। इसका मतलब बोरोन के जो वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं उनमें आयोडीन अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, आसानी से रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे BF3 सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक करैक्टर प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन ये करैक्टर क्या होता है, गलत होता है। मतलब ऐसा नेचर प्रदर्शित नहीं करता है कौन, बोरोन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है, माना कि सर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण अगर मैं फ्लोरीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो हमें प्रयास होता है क्या कि सर ये रहा 2 वाला 2s 1 2 और 2p में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक बोरोन परमाणु के बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के आउटर सेल में देखो 1 2 और 3 लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं। और तीनों के तीनों कौन से ऑर्बिटल में है, या कौन से सेल में, 2 नंबर के सेल में, 2s पे भी है, 2p और 2p, सही। और इसका वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, वो भी कौन सा है, 2p वाला। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करता हूं, ऑर्बिटल्स के बीच में अतिव्यापन की बात करता हूं, तो हमने पहले भी बात की थी कि क्या कि सर हमेशा ओवरलैपिंग छोटे कक्षकों के बीच में अच्छे से होती है। इसका मतलब 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। किसकी कंपैरिजन में, 2p और 3p के कंपैरिजन में होगा सर। 2p और 3p में भी क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, लेकिन बेस्ट किसमें रहेगा, जिनमें जो कक्षक होते हैं उनके आकार कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पे 2p और 2p का आकार क्या है, सबसे छोटा। फिर 2p और 3p, इसका मतलब 3p आ गया, मतलब कोषों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ऑर्बिटल का आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओवरलैपिंग होगी लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होगी। फिर आगे की तरफ 2p एंड 4p की बात करता हूं तो वहां पे सर ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर परमाणु का आकार बढ़ रहा है और यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, तो ऑर्बिटल का जो आकार है, कक्षक का आकार होता है, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर यहाँ पे कक्षक का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब जो ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन है कक्षकों के बीच में, वो कैसा होता रहेगा, डिक्रीज या फिर क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इनमें ओवरलैपिंग की बात करता हूं, इनमें बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स की बात करता हूं, तो यहां पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये रहा बोरॉन, ठीक है, और बोरॉन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। 2s में तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और p में कितने हो जाते हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं हेलोजन्स की बात करता हूं, फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, और प्रत्येक फ्लोरीन के पास कितने, 3 लोन पेयर होते हैं। एक ये दूसरा फ्लोरीन और इसके पास 1 2 3 लोन पेयर, ये तीसरा फ्लोरीन और इसके पास 1 2 3 लोन पेयर होते हैं। और जो लोन पेयर यहाँ पे फ्लोरीन के पास होते हैं, वो कौन से कक्षक में होते हैं, 2p में, ठीक है। अब क्या करेगा ये फ्लोरीन का जो लोन पेयर है, वो क्या करेगा, इस 2p वाले, कौन से वाले, बोरॉन के 2p में क्या कर देगा,
आसानी से क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, कर सकता है। अगर फ्लोरीन का लोन पेयर बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल में रिलीज करता है तो यहाँ पे बोरॉन का एस्पेक्ट क्या कंप्लीट होता है। तो देखना भैया, ये रहा बोरॉन, ठीक है, और बोरॉन के पास ये रहा वेकेंट p ऑर्बिटल, ये रहे इसके हाइड्रोजन परमाणु F और F, सही है। ये रहा इनके लोन पेयर सर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, सही है। बोरॉन के पास क्या है यहाँ पे, वेकेंट p ऑर्बिटल। अब ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर अगर इस बोरॉन को देता है, ये फ्लोरीन भी दे सकता है, ये फ्लोरीन भी दे सकता है और ये फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन भैया लोन पेयर दे सकते हैं, लेकिन एक समय में मात्र एक ही फ्लोरीन इस p ऑर्बिटल को क्या देगा, अपना लोन पेयर दे सकता है। अब जैसे ही अपना लोन पेयर देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को देता है, तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी या फिर इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो काउंट करो भैया, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड के निर्माण में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या है, प्रेजेंट है। और जैसे ही फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में देता है, तो इसका अष्टक क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये लुईस एसिड या मतलब एसिडिक कैरेक्टर प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2p और 2p की जो ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन है, वो सबसे अच्छी होती है। ये तो बात हो गई BF3 की। अगर मैं BCl3 की बात करता हूं, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो किसके मध्य, 2p और 2p ऑर्बिटल के मध्य हुई है। और 2p और 2p ऑर्बिटल के मध्य जो ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है, वो सबसे अच्छा होता है। आगे मैं बोरॉन के ट्राइक्लोराइड की बात करता हूं, तो बोरॉन का जो ट्राइक्लोराइड है BCl3, ये रहा बोरॉन, ठीक है, ये रहा क्लोरीन परमाणु, 1 2 और 3, सही है। एक ही वैलेंट है, इसका मतलब इसके पास में कितने, 3 लोन पेयर हों। सही है। अगर ये क्लोरीन वाला, इसका आउटर सेल कौन सा होता है, 3s2 3p कितना होता है, 5, मतलब ये कौन सा 3p ऑर्बिटल है। कौन से, इसका तो 2p खाली रह गया है, तो 2p में अगर अपना लोन पेयर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, 3p 2p हो रही है। और 3p 2p जो ओवरलैपिंग होती है वो 2p 2p ओवरलैपिंग से क्या रहती है, कम प्रभावी रहती है। इसलिए क्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन के p कक्षक में आसानी से नहीं देगा। अगर आसानी से नहीं देगा, इसका मतलब यह हो गया कि ये जो बोरॉन का अष्टक होगा वो आसानी से कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे कंपैरिजन करता हूं इसकी तुलना में, बोरॉन का ट्राइक्लोराइड है उसकी तुलना में, इसका मतलब इसका अष्टक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर BF3 की तुलना में BCl3 क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा, सही है। तो ये जो कैरेक्टर लुईस एसिड का गलत हुआ है वो कैसे फोकस है कि सर ये तो BCl3 होता है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर वो कैसे हो जाएगा कि BF3 से ज्यादा कौन रखता है, BCl3 रखता है, सही। अब मैं ब्रोमीन की बात करता हूं, तो ब्रोमीन में तो क्या होगा, ये रहा बोरॉन और इसके साथ 3 ब्रोमीन एटम जुड़े हुए हैं, सही है। और ब्रोमीन के पास में कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 सही है। लेकिन अगर ब्रोमीन का आउटर सेल देखते हैं तो क्या होता है, 4s2 4p5, इसका मतलब इसके पास कौन सा ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल होता है। लेकिन बोरॉन का तो 2p खाली रहता है, सही है। तो 4p वाला इसके 2p में क्या रहता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है
तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? 2p 4p। और 2p 4p ओवरलैपिंग भैया बहुत ही कम इफेक्टिवली होती है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोरॉन को आसानी से नहीं दे पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा इसका मतलब बोरॉन के पास क्या रहेंगे? वैकेंट p ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण क्या होगा? इसकी जो लुईस एसिडिक करेक्टर है वो 20Cl3 से भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसी प्रकार से Bi3 की बात करता हूं तो वो सबसे ज्यादा क्या रखेगा? लुईस एसिडिक करेक्टर रखेगा। इसका प्रमुख कारण क्या बताया था मैंने लुईस एसिडिक करेक्टर का? कि यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग होने के कारण BF3 में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग का निर्माण होता है। कौन सी बंध? बैक बॉन्डिंग, बस से आबंध का निर्माण होता है। यहाँ पे 2p 3p का होता है, यहाँ पे क्या होता है? 2p 4p के बीच में ओवरलैपिंग, और यहाँ पे 2p 5p। और हमको पता है कि 2p 2p जो ओवरलैपिंग का कारण होता है वो कैसा रहता है? कि 2p 2p इज ग्रेटर देन या बेस्ट किसकी तुलना में? 2p 3p। ये भी बेस्ट होता है किसकी तुलना में? 2p 4p की तुलना में। और ये भी बेस्ट होता है 2p 5p की तुलना में। अगर ओवरलैपिंग इफेक्टिवली होगी 2p 2p, इसका मतलब क्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देगा, और जैसे क्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देगा इसका मतलब ये हो गया बोरॉन का क्या हो गया? अष्टक कंप्लीट हो गया। और जैसे अष्टक कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये लुईस एसिडिक करेक्टर सबसे कम दर्शाएगा। सीक्वेंस होना ऐसा चाहिए था लेकिन होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 2p 2p ओवरलैपिंग होती है और बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है। बस से आबंधन का मतलब हो गया कि फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देके बोरॉन को देके क्या बना रहा है? एक बंध बना रहा है। इस बंध को बोलते हैं कौन सा बंध? बस से आबंधन। सही है। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग का मैंने कारण बताया। ड्यू टू इफेक्टिवली 2p 2p ओवरलैपिंग one back bonding is more effectively in BF3 and the size of halogen atoms increase, extent of back bonding decrease, due to which electron deficient of boron increase and Lewis acid character increase। वही बात है जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ रहा है ओवरलैपिंग क्या हो रही है? घट रही है। ओवरलैपिंग का मतलब होगा क्या? अतिव्यापन घट रहा है। अगर अतिव्यापन घट रहा है इसका मतलब ये हो गया कि बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है? इफेक्टिवली नहीं हो रही है, प्रभावी नहीं हो रही है। इसका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को क्या दे रहा है? आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर जैसे जैसे कक्षा का आकार बढ़ रहा है तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली नहीं हो रही, तो जो हेलोजन परमाणु है वो बोरॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे इसका मतलब बोरॉन का जो अष्टक है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगर अष्टक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स क्या हो गया? लुईस एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसके पश्चात अगर मैं कंपाउंड्स की बात करता हूं देखो एक बात करता हूं बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, या फिर इस देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं उसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में बात करता हूं। एक तो बनाऊंगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक कंपाउंड बनाता हूं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये दो कंपाउंड है और इनमें से बोला जाता है कि जो एल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड होता है, सॉरी ट्राइक्लोराइड होता है, वो तो बनाता है आयनिक कंपाउंड, और एल्यूमिनियम का जो ट्राइक्लोराइड होता है ये बनाता है कोवैलेंट। सही। आयनिक का मतलब होगा कि जैसे इसको जल में वियोजित किया जाता है तो ये आयनों में क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया
कि जैसे इसे आयनों में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Al+3 सही। यहां पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन अवस्था कौन सी प्राप्त हो रही है? +3 ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त हो रही है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है वो +3 ऑक्सीजन अवस्था में, और इसमें आयनों में क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। अगर मैं AlCl3 की बात करता हूं तो क्या सर AlCl3 डिसॉल्व होता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? अगर ये लेविस एसिडिक कैरेक्टर दर्शाता है तो क्यों दर्शाता है या फिर क्यों नहीं दर्शाता? देखो अगर एल्यूमिनियम के कंपाउंड की बात करता हूं AlCl सही, और AlCl3 में ये एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी प्रकार से जो रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्शन, अगर क्लोरीन के साथ करवाते हैं एल्यूमिनियम तो AlCl4- का एक क्या बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ये कैसे बनाता है? तो देखो AlCl3 एक और ले लिया मैंने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड सही। पर हमको सबको पता है कि हैलोजन फैमिली का परमाणु है और इसके पास कितने 3 लोन पेयर होंगे। यहां पर कितने होंगे? 3। सही। अगर एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो हमें प्राप्त होता है क्या? 3s2 3p में कितने 1 एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास 3d0। इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास क्या रहता है? वैकेंट d ऑर्बिटल, खाली रिक्त d कक्षक रहता है, और खाली रिक्त d कक्षक प्रेजेंट होने के कारण ये एल्यूमिनियम ये लो सर इसके पास रिक्त d कक्षक प्रेजेंट है, डबलाकार होते हैं। इस क्लोरीन से लोन पेयर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और जैसे ही क्लोरीन से लोन पेयर ग्रहण करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होगा। इसी प्रकार से ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास भी क्या रहेंगे? वैकेंट d ऑर्बिटल, और ये वैकेंट d ऑर्बिटल ये जो ब्रिज वाले क्लोरीन परमाणु है इनसे क्या करेंगे? लोन पेयर ग्रहण करेंगे, और जैसे ही लोन पेयर ग्रहण करते हैं तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड है वो लुईस एसिडिक प्रकृति नहीं दर्शाएगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सर एल्यूमिनियम क्या करता है? क्लोरीन एटम से, यह क्लोरीन एटम लोन पेयर ग्रहण करके अपना अष्टक क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। यह अच्छा क्वेश्चन आता है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि एल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड तो एक आयनिक कंपाउंड होता है और एल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, क्या कारण है? तो जो एल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड होता है उसमें एल्यूमिनियम होता है वो अपना अष्टक कंप्लीट नहीं कर पाता है। कारण क्या है? यह जल में वियोजित हो जाता है, मतलब आयनिक है। जैसे जल में टूटेगा तो एल्यूमिनियम +3 और 3 फ्लोराइड आयन देगा, लेकिन
अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो ये क्लोरीन क्या करता है, AlCl3 में कौन से बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, कोवलेंट बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे ये क्लोरीन क्या करता है, इस एल्यूमिनियम के डी ऑर्बिटल में क्या दे सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात तो यहां से भी हो सकती है कि सर क्लोरीन भी अपना लोन पेयर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पर पोलैरिटी की बात करेंगे, ध्रुवता की बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड आयनिक क्यों है और ये कंपाउंड कोवलेंट क्यों है। हजान के नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे आयनिक और कोवलेंट का पूरा विवरण हमें देखने को मिलेगा। ये भैया क्वेश्चन हो गया। अब देखना, ये जो फॉर्म होती है AlCl4- की, ये होती है कौन सी, वेपर, मतलब वाष्प अवस्था में एल्यूमिनियम टेट्राहेलाइड के रूप में क्लोरीन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसके पश्चात अगर आगे की ओर मूव करता हूं तो सॉलिड फॉर्म में जो एल्यूमिनियम होता है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। वो क्यों करता है, उसकी प्रॉपर्टीज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक एल्यूमिनियम का जो ट्राइहेलाइड्स है वो आयनिक और कोवलेंट क्यों होता है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इसके पश्चात हम अगली क्लास में बोरेक्स मन का टेस्ट भी पढ़ेंगे, वो क्या होता है, और क्लास को कंटिन्यू रखेंगे।